बेटा, माँ कोई कबाड़ नहीं। 60 वर्षीय मालती जी अपने छोटे से मकान के बाहर टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे के साथ सट कर खड़ी निरंतर एक टक से सड़क की ओर देखे जा रही थी। आंखों में बेबसी और हाथों में 2 चॉकलेट के पैकेट लिए किसी के आने का इंतजार कर रही थी। तभी एक स्कूल वैन उनके पास से गुजरा तो मालती जी गेट का सहारा छोड़ लपक कर आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो स्कूल वैन तेजी से आगे निकल गया तो वो मन महसूस कर वापस उसी गेट के सहारे खड़ी हो गई। फिर से बेसब्री से इंतजार करने लगी। इतने में एक दूसरा स्कूल वैन उनके सामने आकर के रुका। उस स्कूल वैन को देखकर उनके खुशी का ठिकाना ना रहा और उनके चेहरे पर एक गजब सी मुस्कान बिखर गई और वो अपने घुटने का दर्द भूलकर झट से उस स्कूल वैन की तरफ बढ़ी। स्कूल वैन में बैठे बच्चे दादी माँ कहते हुए खुशी के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अभी आए। उत्साह से ओत प्रोत मालती जी स्कूल वैन में बैठे दोनों बच्चों से लिपट गई। वो दोनों बच्चे उनके पोता पोती हैं। यही एक समय होता है जब उनकी दादी माँ उनसे मिलती है, उन्हें लाड प्यार करती है। मालती जी ने दोनों बच्चों का माथा चूमा, उनका सिर सहलाया और फिर उनसे दोबारा से लिपट जाती है। जब तक ऐसा 3-4 बार ना कर लेती थी, उनके हृदय को संतुष्टि नहीं मिलती थी। स्कूल वैन का ड्राइवर रमेश, जो हमेशा इस अनोखे मिलन का साक्षी हुआ करता था, दादी माँ की ममता जिसका कोई मोल ना था और बच्चों का अपनी दादी के प्रति स्नेह देखकर रमेश जैसे संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेता था। अक्सर यह दृश्य देखकर रमेश की आंखें छलक पड़ती थी। जब भी बच्चों की स्कूल से छुट्टी होती थी तो वह स्कूल वैन लेकर इसी रास्ते से निकलता था। शायद इसलिए भी क्योंकि दादी माँ और बच्चों का वो प्यार भरा दृश्य वह खोना नहीं चाहता था। एक दिन बच्चों को चूमते हुए मालती जी पूछ बैठी, अरे ड्राइवर, तूने कभी अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम रमेश है। मालती जी अचानक यह नाम सुनकर ड्राइवर की तरफ देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई और फिर भावुक होकर बोली, अरे यह तो बच्चों के दादाजी का नाम हुआ करता था। बहुत रौब, बहुत रुतबा हुआ करता था उनका, पर अब कहाँ। चले गए मुझे छोड़कर। कहते कहते उनका गला भराया। इतने में रमेश बोला, अब चलता हूँ अम्मा जी, बच्चों को छोड़ना है। हाँ बेटा, शायद पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो तू मुझे मिल गया जो इतना परवाह करता है मेरी। मालती जी ने उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ रख दिया। स्कूल वैन ड्राइवर के आंखों में भी आंसू आ गए और फिर वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ चला गया और मालती जी अश्रुपूरित आंखों से स्कूल वैन को जाते तब तक देखते रहती जब तक कि वैन उनकी आंखों से ओझल न हो जाता और फिर इंतजार रहता अगले दिन का, जिस दिन बच्चों का स्कूल बंद रहता था। दादी माँ के लिए एक एक पल बिताना कठिन हो जाता था। कभी कभी तो छुट्टी के दिन भी एक एक घंटा गेट पर खड़ी रहती थी और तब भी स्कूल वैन नहीं आती थी तो वो समझ जाती थी कि आज स्कूल में छुट्टी होगी। स्कूल वैन ड्राइवर हमेशा यही सोचता रहता कि पता नहीं बेचारी अम्मा जी के जीवन में कैसे कैसे तूफान आए होंगे जिनके कारण वह इस स्थिति में आ खड़ी हुई। जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हुई तो वो यह सोचकर कि कहीं अम्मा जी बच्चों का इंतजार करते घंटों गेट पर ना खड़ी रहे, वैन ड्राइवर रमेश मालती जी को सूचित करने उनके घर आ गया। उस दिन रमेश को जाने की जल्दी ना थी और मालती जी के पास तो फुर्सत ही फुर्सत थी अपना हाल चाल, अपना दुख दर्द बांटने के लिए। तो उस दिन उनके अंदर बुलाने पर रमेश उनके घर के अंदर चला गया और घर के छोटे से आंगन में बिछे खाट पर बैठ गया। उस पर एक मोटा सा गद्दा फैला था। पास में पानी भरा मिट्टी का घड़ा और एक लोटा रखा था और कुछ 2-4 धार्मिक पुस्तकें जिन्हें शायद वे अकेले में पढ़ लिया करती होंगी। कुछ दिन बच्चों से नहीं मिल पाएंगी यह सोचकर मालती जी मन ही मन उदास हो गई थी और रमेश के पास आकर खाट पर बैठ गई और हालचाल बांटने लगी। देखते ही देखते उनके अतीत का वो कष्टदायक समय अनायास ही उनके शब्दों से बहने लगे और वो कहती चली गई, कभी इस घर में बहू बनकर आई थी,
फिर माँ बनी और फिर दादी माँ। भरे पूरे संपन्न घर की जान हुआ करती थी मैं। लेकिन पति की मृत्यु के साथ साथ सब कुछ मुट्ठी में रेत की तरह छूटता चला गया। पढ़ी लिखी और अच्छे घर परिवार की बेटी कोमल को बहू बनाकर लेकर आई थी। मुझे लगा कि जैसे मेरे नसीब तो लाखों में ही नहीं करोड़ों में एक है। आस पड़ोस के लोग जब बहू को देखते तो उसकी सुंदरता के पुल बांधते न थकते। मैं भी मारी खुशी से गर्व से कहती, मेरी बहू तो हीरा है, हीरा। इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू तो पूरे मोहल्ले में ना होगी। उसके बाद बेटे को भी नौकरी में तरक्की मिल गई। अच्छी तनख्वाह लेने लगा तो एक अच्छी सी कॉलोनी में बढ़िया सा फ्लैट खरीद लिया। मैं भी बड़े चाव से चल पड़ी बेटा बहू के साथ। फिर धीरे धीरे हीरे जैसे सुंदर मुखड़े वाली और शांत स्वभाव वाली बहू कब ज्वालामुखी में बदल गई पता ही ना चला। और बेटा भी छोटी छोटी बातों पर मुझ पर चिल्लाने लगा। लेकिन मैं भी कहाँ गलत थी। घर की मुखिया होने के नाते मैं बस यही तो चाहती थी कि मेरे बच्चे मेरे अनुभव से कुछ सीख लें। लेकिन मेरा किसी भी बात में बोलना उन्हें मंजूर ना था। वे केवल यही चाहते थे कि मैं चुप करके दो रोटियां तोड़ूं, लेकिन किसी भी बात पर अपनी राय ना दूं। बहू आए दिन किट्टी पार्टी में जाती रहती थी। एक दिन हद तो तब हो गई जब रात के 11 बजने को आए और बहू अपनी किट्टी पार्टी से नहीं लौटी थी। बालकनी में खड़ा मेरा बेटा भी अपनी पत्नी कोमल की राह देख रहा था। चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी स्कूटी का हॉर्न सुनाई दिया। जब कोमल को घर के गेट के बाहर देखा तब जान में जान आई थी हम माँ बेटे को। मुझसे उस दिन रहा नहीं गया और मैंने बहू को टोकते हुए कहा कि इतनी रात तक बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। अच्छे घर की बहू बेटियों को यह शोभा नहीं देता। और फिर जमाना कैसा है तुम समझ सकती हो। बस इतना कहने भर की देर थी कि कोमल ने तो पूरा घर सर पर चढ़ा लिया और जो जली कठी और अपमानजनक शब्द कहे वह मैं शायद बयां नहीं कर सकती। बहू रोट कर गुस्से से तमतमाती हुई अपने कमरे में चली गई और उसके बाद मेरा अपना बेटा राजीव भी उसे समझाने की बजाय मुझ पर ही बरस पड़ा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ गलत थी। बहू तो मेरे घर की इज्जत थी ना। उसे इस तरह सड़क पर आने देना नहीं चाहती थी। आखिर नारी को अपनी सुरक्षा के बारे में खुद ही तो सोचना पड़ता है। उस रात दोनों ने खाना नहीं खाया। कई दिनों तक वे दोनों मेरे व्यवहार से उखड़े उखड़े रहे। राजीव तो हमेशा बहू का ही पक्ष लेता था, लेकिन कभी यह नहीं सोचता था कि क्या कोई माँ अपने बच्चों का बुरा चाहेगी। बेटे बहू के ऐसे व्यवहार से मैं परेशान हो चुकी थी। इसलिए समय बिताने के लिए घर पर रहकर अचार बनाने का काम करने लगी। 4 पैसे भी हाथ में आ जाते थे। लेकिन बहू को वह भी मंजूर नहीं था। हमेशा चिल्लाती, माँ जी ने तो पूरे घर में अपने अचार की बदबू मचा रखी है। सारा दिन कोई न कोई अचार लेने आया ही रहता है। बंद कीजिए अब यह तमाशा। बहू को मेरा यह काम पसंद नहीं था तो बेटे ने भी मेरे अचार बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता और बहू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। दादी बन जाने पर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे जीने की एक वजह मिल गई थी। लेकिन ना जाने क्यों बहू अपने बच्चों को मेरे हाथ में देना नहीं चाहती थी। मैं जब भी उनको लाड़ दुलार करती तो उनके चेहरे के भाव बिगड़ने लगते थे। जैसे जैसे पोता पोती बड़े हो रहे थे उनका मुझसे लगाव बढ़ता जा रहा था। बहुत प्यार करते थे दोनों मुझसे। सारा दिन दादी माँ करते थकते ना थे। लेकिन बहू को यह गवारा नहीं था। एक दिन उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और राजीव से बोली, केवल तुम्हारी माँ की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। मुन्ना तो मुझसे बहस करने लगा है और पढ़ी तो पढ़ाई लिखाई की तरफ देखती तक नहीं। मैं कह देती हूँ केवल तुम्हारी माँ ही है हमारे बच्चों को बिगाड़ने वाली। बहू की बातें सुनकर मेरा अपना बेटा कैसे भड़क पड़ा था मुझ पर। आए दिन बहू बात बात पर मेरा अपमान करते रहती थी, या ये कह लो कि मुझे खरी खोटी सुनाने और अपमान करने का कोई न कोई बहाना ढूंढते रहती। और राजीव हमेशा चुप्पी साधे रहता था। फिर भी जैसे तैसे मैं उनके साथ रह रही थी। एक दिन जब मैं बाथरूम में फिसलकर गिर गई
तो कमर में चोट लग गई, तो ढंग से चला नहीं जाता था, तो 2-4 दिन मंदिर भी नहीं गई। यह बात भी बहू को बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन उसे फोन पर कहते हुए सुना कि माँ जी तो हमेशा अपनी मनहूस सी सूरत लेकर घर में ही बैठी रहती है। पहले कम से कम मंदिर तो चली जाया करती थी, मैं भी थोड़े समय चैन की सांस ले लिया करती थी। लेकिन अब तो चौबीसों घंटे घर पर बैठे बैठे तो उनकी नजरें केवल बच्चों के खाने पर ही पड़ी रहती है। उनका कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं तो स्तब्ध रह गई। भला मैं अपने प्यारे बच्चों के खाने को नजर क्यों लगाऊंगी, और बहू मेरा क्या इंतजाम करने की बात कर रही थी। यह बात का आखिर क्या मतलब हो सकता है, यह सोच सोचकर मेरा मन व्याकुल हो रहा था। फिर जब एक दिन राजीव ने मुझे ऐसा घाव दिया जिसकी कल्पना तक मैंने नहीं की थी। वह था वृद्धाश्रम में रहने की सलाह। मुझे कहने लगा, माँ तुम्हारी वजह से मेरे घर में आए दिन खिटपिट होते रहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वृद्धाश्रम में सुख शांति से रहो और हमें भी शांति से जीवन बिताने दो। ये सब सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। मैं सोचने लगी कि आज तक मैं जिसे अपना बेटा कह रही थी वह मेरा कभी था ही नहीं। अपनेपन का घना कोहरा मेरी आंखों से उतरने लगा था। यह केवल मैं ही जानती हूँ कि मैंने स्वयं को कैसे संभाला, लेकिन वृद्धाश्रम में दूसरों पर आश्रित रहना मुझे कतई मंजूर नहीं था। अभी मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा था, तो मैंने अपने बैग में 2-4 कपड़े रखे और अपने इस घर में वापस आ गई। अकेली हूँ तो क्या हुआ, इज्जत से जी रही हूँ। बस मेरी जान बसी है तो मेरे अपने पोता पोती में। कितनी बेबस और लाचार आंखों से निहार रहे थे मुझे उस दिन जब मैं वह घर छोड़कर आई थी। तो ना जाने कितने ही दिन तड़पी थी अपने पोता पोती के लिए। 2.5 साल बीत गए हैं इस बात को। बोलते बोलते गला रुआसा हो गया था मालती जी का। लेकिन बेटा, अब तो मुझे आदत सी हो गई है अकेले रहने की। इस उम्र में खाट पकड़ ली तो मुझे कौन देखेगा, यह सोचकर रोज सुबह व्यायाम करती हूँ। दिन भर में आस पड़ोस की कोई न कोई महिला आ जाती है, मुझे समझाती भी है कि मोह के बंधन को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में डूब जाओ, यही जीवन रूपी नैया को पार कर आएगा। यह धार्मिक पुस्तकें देख रहे हो, वही लोग तो आकर दे जाती हैं मुझे। कुछ देर बैठकर इन्हें पढ़ लेती हूँ। शाम को थोड़ा समय आस पास की महिलाओं के साथ बातचीत में व्यतीत हो जाता है और दोपहर बच्चों के इंतजार में निकल जाता है। बोलते बोलते मालती जी अचानक उठ खड़ी हुई और रमेश को बोली, तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर में 2 थालियों में अचार के साथ रोटी परोस कर ले आए। बेटा, खाने का समय हो गया था तो सोचा तुझे भी भूख लगी होगी, और वैसे भी कितना समय हो गया किसी के साथ बैठकर खाना खाए हुए। मालती जी इतने मन से रोटियां बनाकर लाई थी तो रमेश उन्हें मना नहीं कर सका और बड़े चाव के साथ खाना खाने बैठ गया। पहला निवाला मुंह में लेते ही बोल पड़ा, वाह अम्मा जी, यह अचार तो बहुत स्वादिष्ट है। तो इस पर मालती जी हंसते हुए बोली, अब अकेली जान हूँ तो हर समय अपने लिए सब्जी तो नहीं बनाई जाती मुझसे, तो अचार के साथ ही रोटी खा लेती हूँ। आस पड़ोस की महिलाएं भी मुझसे अचार बनवा जाती हैं। अब इस उम्र में पैसा कहाँ से लाऊं? अचार बनाकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उसी से गुजारा कर लेती हूँ। इतने समय बाद माँ के खाने का स्वाद पाकर रमेश अंदर तक तृप्त हो गया था। मालती जी का शुक्रिया करके जब जाने लगा तो वे तुरंत अंदर जाकर एक डिब्बा अचार भरकर ले आई। तुझे अचार इतना पसंद आया है तो थोड़ा सा ले जा, अपने घर में भी खिलाना सभी को, मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी। जुग जुग जियो बेटा। आशीर्वाद देकर मालती जी ने रमेश को विदा किया। मालती जी का प्यार और आशीर्वाद पाकर रमेश का दिल भर आया। उसके माँ बापूजी नहीं थे, लेकिन आज जब वो मालती जी के पास बैठकर खाना खाया तो उसे अपनी माँ के साथ का अनुभव हुआ। कुछ दिन बीते तो रमेश को लगा कि अम्मा जी से मिलना चाहिए। सुबह सुबह तैयार होकर सीधे मालती जी के घर जा पहुंचा। मालती जी भी नहा धोकर अपने आंगन में बैठी हुई थी और उसे देखकर उत्साह से भर गई
और फिर एकाएक बोली, बच्चों की छुट्टियां कब तक है बेटा? उनकी राह देखते देखते तो मेरी आंखें पथरा गई है। अम्मा जी, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? उनके माता पिता ने तो उन्हें हॉस्टल भेज दिया है। वे अब वहीं रहकर पढ़ाई करेंगे। उन्होंने मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया। यह तो अच्छा नहीं किया उन दोनों ने। उनका चेहरा देखती थी तो मेरी मन को तसल्ली हो जाती थी। अब तू ही बता, मैं कैसे जीऊंगी? इससे तो अच्छा है कि भगवान मुझे अपने पास ही बुला ले। इतना कहते कहते मालती जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे अम्मा जी, दिल छोटा मत कीजिए। उन्हें हॉस्टल से ले जाने और वहां से लाने की जिम्मेदारी मेरी ही है। हर सप्ताह जब छुट्टी बिताने के लिए वो घर आएंगे तो मैं उन्हें आपसे मिलवा दिया करूंगा। अरे अम्मा जी, आपसे मैं एक बात पूछना तो भूल ही गया। क्या हुआ बेटा? अम्मा जी, वह अचार जो आपने मुझे दिया था मेरी पत्नी और बच्चों को बहुत पसंद आया। और तो और उस दिन मेरे घर पर कुछ मेहमान आए तो वह आपके बने अचार के दीवाने ही हो गए। उनकी बहुत बड़ी अचार की फैक्ट्री है। उन्होंने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि मैं उन्हें एक बार आपसे मिलवाऊं। रमेश के कहने पर मालती जी ने उनसे मिलने के लिए हामी भर दी तो शाम को एक बड़ी सी कार उनके घर के बाहर आकर रुकी। मालती जी कुर्सी पर गेट के पास ही बैठी हुई थी। तभी गाड़ी में से रमेश, अचार फैक्ट्री के मालिक अमित के साथ बाहर निकला। वह एक युवा कारोबारी था। मालती जी के पास पहुंचकर उसने उनके पैर छुए और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, अम्मा जी, उस दिन मैंने आपके हाथ का बना अचार खाया। सच बताऊं तो मैंने बहुत तरह के अचार का स्वाद किया है, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। अम्मा जी, आपसे विनती है कि आप हमारी अचार की फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर का कार्यभार संभाल लीजिए और अपना अनुभव और सहयोग दीजिए। उनकी बात सुनकर मालती जी बोली, बेटा, इस उम्र में तो बाहर निकलकर काम करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। अब तो घुटने भी जवाब देने लगे हैं। मालती जी की बात सुनकर वह कारोबारी उनके चरणों में बैठ गया और बोला, अम्मा जी, मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको लेने के लिए हर रोज ड्राइवर आएगा और आपको गाड़ी में बैठाकर ले जाएगा। आपको केवल अपने अनुभव के आधार पर अचार बनाने वाली टीम को निर्देश देने का काम करना है। उनकी बातें सुनकर मालती जी उधेड़ बुन में पड़ गई और सोचने लगी कि घर में बैठे बैठे भी क्या कर रही हूँ। सारा दिन अकेले बैठे बैठे समय काटना भी मुश्किल हो जाता है। अभी यह सब बातें सोच ही रही थी कि इतने में रमेश बोला, अम्मा जी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। रमेश की बात सुनकर मालती जी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ तुरंत सहमति दे दी। मालती जी को अगले ही दिन ड्राइवर उन्हें लेने आया और उन्होंने अपना काम संभाल लिया। फैक्ट्री के मालिक ने मालती जी के अचार को एक स्पेशल ब्रांड बनाया जिसका नाम रखा गया अम्मा का अचार। अचार के डिब्बे पर मालती जी की फोटो भी लगवाई। मालती जी के जाने के कुछ दिनों के भीतर ही उनकी फैक्ट्री की बिक्री दोगुनी हो गई। शहर में जगह जगह पर मालती जी के अचार के विज्ञापन के बैनर लगा दिए गए और एक बैनर रमेश ने अपनी स्कूल वैन के पीछे भी लगाया। मालती जी के अनुभव और लगन से उनका अचार का बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा और मालती जी को ढेर सारा सम्मान और सुविधाओं के साथ साथ अच्छी तनख्वाह भी मिल रही थी। आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ अब मालती जी पहले से अधिक फिट रहने लगी थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक आने लगी थी। वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ हंसते मुस्कुराते पूरा दिन कब निकल जाता उन्हें पता ही नहीं चलता था। एक दिन जब रमेश बच्चों को छोड़ने के लिए उनके घर गया तो कोमल ने उसके वैन के पीछे वो बैनर लगा हुआ देखा जिस पर मालती जी की फोटो भी लगी हुई थी। यह देखकर वो चौंक गई और तुरंत रमेश से इस बारे में पूछने लगी। फिर रमेश ने उन्हें मालती जी की सफलता की कहानी सुनाई। यह बातें सुनकर कोमल की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। पीछे खड़ा राजीव भी सारी बातें सुन रहा था। उसे देखकर
कोमल बोली, सुना आपने, जिन्हें बेकार समझकर हम वृद्धा आश्रम भेजने वाले थे, वे माँ जी ने तो अपने हुनर के बल पर कितनी प्रसिद्धि हासिल कर ली है। उसकी बात सुनकर राजीव बोला, अगर तुमने माँ को अचार बनाने से ना रोका होता तो आज जितना पैसा वह कमा रही है वह सब हमारा होता। कुछ समय बीता तो एक दिन मालती जी के पास कोमल का फोन आया। इतने समय बाद अपनी बहू का फोन देखकर मालती जी को कुछ हैरानी हुई। फोन सुना तो मालती जी स्तब्ध रह गई। उनकी बहू रो रो कर उन्हें बता रही थी कि राजीव का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसे बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। हालत गंभीर होने के कारण उसे शहर की एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह सुनकर मालती जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बेटे के प्यार में खींचती हुई वह तुरंत राजीव से मिलने अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचकर जो दृश्य उन्होंने देखा वह दिल चीर देने वाला था। उनका बेटा राजीव अस्पताल के बेड पर पड़ा था। उनकी बहू कोमल स्वयं को बेबस महसूस करते हुए चिंतित अवस्था में उसके पास बैठी रोए जा रही थी। जैसे ही मालती जी को देखा, कोमल उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी देखिए ना, ये सब क्या हो गया। चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालती जी बहू को तो दिलासा दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन भी अपने बेटे की यह हालत देखकर तड़प रहा था। डॉक्टर ने क्या कहा बहू? मालती जी ने पूछा तो बहू रोते हुए बोली, माँ जी, इनके कुल्हे और घुटने की हड्डी टूटी है। डॉक्टर ने कुल्हा और घुटना रिप्लेसमेंट की सलाह दी है और शरीर के बाकी हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर ने करीब 6 लाख रुपए का खर्चा बताया है, लेकिन एफडी और सेविंग्स को मिलाकर 4 लाख रुपए ही बनते हैं। बाकी पैसों का इंतजाम कैसे होगा, यह सोच सोच कर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। और ऊपर से उनकी यह हालत। मालती जी ने संयम और धैर्य से काम लिया और बहू के सिर पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो बहू, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस राजीव का ध्यान रखो। मालती जी ने तुरंत पैसों का इंतजाम कर दिया और राजीव का ऑपरेशन ठीक ठाक से हो गया और राजीव कुछ ही दिनों में सही तरीके से चलने लगा था। अब राजीव घर पहुंच चुका था। रह रहकर उसे एक ही बात खाई जा रही थी कि उन दोनों ने माँ के साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया और वही तकलीफ आने पर माँ ने 2 पल भी नहीं लगाए उनकी मदद करने में। पश्चाताप से भरा राजीव अपनी पत्नी को लेकर मालती जी के पास फैक्ट्री में पहुंच गया। अंदर जाकर मालती जी के बारे में पूछा तो पता चला कि वो फैक्ट्री के मालिक और वर्कर्स के साथ मीटिंग कर रही हैं। कुछ समय बाद जब वो बाहर निकली तो अपने बेटे बहू को देखकर बहुत खुश हो गई। उन्हें अपने ऑफिस में ले गई, चपरासी से कहकर उनके लिए चाय मंगवाई और राजीव से हाल चाल पूछने लगी। परंतु अपने व्यवहार से शर्मिंदा राजीव और कोमल अपने आप को कुछ बोलने की स्थिति में नहीं पा रहे थे और उधर अपनी माँ का ऐसा रुतबा देखकर मन ही मन राजीव को अपने किए गए कर्मों पर पछतावा होने लगा। फिर चुप्पी तोड़ते हुए बोला, माँ, अब आप हमारे साथ रहेंगे। हम दोनों आपको घर ले जाने के लिए आए हैं। हम लोगों ने आपके साथ जो व्यवहार किया, उसके बावजूद आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया। हम बहुत शर्मिंदा है माँ। इस पर मालती जी बोली, एहसान तो तुमने मुझ पर किया है बेटा, अपने घर से बाहर का रास्ता दिखाकर। अगर तुम मुझे घर से ना निकालते तो आज भी मैं वही जिल्लत भरी जिंदगी जी रही होती। वहां से निकलकर ही तो मेरी जिंदगी को एक सही दिशा मिली है बेटा। बूढ़ी हूँ, मरी नहीं हूँ, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं समझा। जब चाहे फेंक दिया और जब चाहे इस्तेमाल में ले आए। अरे अपनी पोता पोती के साथ मेरा हंसना बोलना तक भी तुम लोगों को मंजूर नहीं था। तुम्हारे साथ वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ की बातें सुनकर राजीव और कोमल की नजरें शर्म से झुक गई। उन्होंने काफी माफी मांगी, लेकिन मालती जी उन्हें माफ न कर सकी। इतने में फैक्ट्री मालिक अमित अपने स्टाफ के साथ एक बड़ा सा केक लेकर ऑफिस में हाजिर हुआ और सब जोर से चिल्लाने लगे, जन्मदिन मुबारक हो अम्मा जी। यह दृश्य देखकर
दोनों बेटा बहू शर्म के मारे जमीन में गिरे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो यह भी याद नहीं था कि आज उनकी माँ का जन्मदिन है। सब लोगों ने मालती जी को घेर लिया। मालती जी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में व्यस्त हो गई और दोनों बेटा बहू एक कोने में अवाक अपना सा मुंह लेकर चुपचाप खड़े रह गए। जो बेटे को खिलाकर भूखी सो सकती है, जो अपने दर्द को भी छुपा कर के भी हंसती है, जो वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है, वो माँ ही होती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।